किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके 4 बेटे थे। जब वे बड़े हुए तो सेठ ने सबसे छोटे को छोड़कर बाकी 3 का विवाह करवा दिया और वे सब रोजगार में लगकर पैसा कमाने लगे। लेकिन छोटा भाई कुछ भी नहीं करता था। वो बस बैठे बैठे मजे से खाता और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था। चारों भाइयों में बहुत प्यार था। छोटा भाई कोई काम धंधा नहीं करता और मनमाना पैसा खर्च करता। इसका किसी भी भाई को कोई मलाल नहीं था। वे सोचते थे, हम 3 कमाते तो हैं, एक नहीं कमाता तो क्या हुआ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। भाइयों का तो ये हाल था, लेकिन उनकी बहुएं अलग तरह की थीं। वो हमेशा अपने पतियों से कहती थीं, छोटे लाला कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते। काम के नाम पर तो नानी मरती है, लेकिन खाने पहनने में सबसे आगे रहते हैं। हमसे ये सब नहीं देखा जाता। हाथ नहीं रुकता तो कमाए। दूसरों का पैसा उड़ाने में उन्हें शर्म भी नहीं आती। बेचारे तीनों भाई चुप रह जाते। कुछ कहते तो घर में झगड़ा होता, लेकिन छोटे भाई के सामने कोई कुछ नहीं कहता था। धीरे धीरे कुछ दिन और निकल गए, लेकिन भाभीियों का स्वभाव दिन ब दिन और भी कड़वा होता गया। अब वे खाने पीने में छोटे भाई के साथ कंजूसी करने लगी। पैसों पर भी रोक लग गई। लेकिन छोटा भाई बेफिक्र था, भाग्य बलवान है, मुझे करने धरने की क्या जरूरत, पेट भर खाना और कपड़े तो मुझे कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन भाभीियों का मन तो भीतर ही भीतर जल रहा था। एक दिन उन्होंने अपने पतियों से कहा, कपास की तरह तुम तो रात दिन पिसते रहते हो और छोटे लाला ऐश मौज करते हैं। ये सब हमसे नहीं देखा जाता। या तो इस घर में वही रहेंगे या हम उन्हें यहाँ से निकाल देंगे, तभी हम अन्न का दाना खाएंगे। तीनों भाई बहुत परेशान हुए। आखिर उन्होंने छोटे भाई को बुलाकर सारा हाल बता दिया। बोले, तुम्हारी इन भाभीियों से हमारा पार नहीं पड़ता। रात दिन घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। हम बहुत समझाते हैं कि हम लोग कमाते हैं, एक भाई नहीं कमाता तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आता। ये कहती हैं कि तुम्हें अलग कर दो। बोलो अब क्या करें। छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठा और परदेश जाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते कुछ दिनों में वो एक शहर में पहुंचा। उसने सोचा, परदेश है तो क्या, कहीं न कहीं खाने को तो मिल ही जाएगा। ये सोचकर उसने शहर में एक चक्कर लगाया और फिर वो चौराहे के किनारे बैठे घास बेचने वालों के पास जाकर बैठ गया। बैठे बैठे शाम हो गई। घास बेचने वालों ने सोचा कि ये आदमी कौन है जो इतनी देर से उनके पास बैठा है। देखने में तो भले घर का लगता है। सो एक घास बेचने वाले ने पूछा, तुम कौन हो भाई, घूमता घामता तुम्हारे शहर में आ निकला हूँ, क्या करते हो। कुछ नहीं, कोई काम मिले तो करूं। तब सब घास बेचने वालों ने सलाह की और अपने अपने गठरों में से एक एक मुट्ठी घास निकालकर उसे दे दी। कहा, जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलता यहीं आ जाया करो, हम तुम्हें घास दे दिया करेंगे, उसे बेचकर अपना काम चला लिया करो। उस दिन से छोटा भाई रोज वहां आ जाता। घास बेचने वाले घास दे देते और वो उसे बेचकर अपना गुजारा करता। अब सब लोग इसे भी घास बेचने वाला कहकर पुकारने लगे। इसी शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसके एक बेटा था, पर वो काना था। इसी कारण कोई उसका विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता था। उसकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। सेठ परेशान था। जगह जगह से नाई ब्राह्मण रिश्ता लेकर आते, लेकिन लड़के की शक्ल देखते ही लौट जाते। सेठ को कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। एक दिन वो शहर में घूम रहा था। घूमते घूमते उसकी नजर घास बेचने वाले के रूप में बैठे इस लड़के पर पड़ी। देखकर उसने सोचा कि लड़का तो बड़ा अच्छा लगता है। तभी उसे एक तरकीब सूझी, जब कोई नाई ब्राह्मण मेरे लड़के को देखने आए तब क्यों न मैं इस लड़के को दिखा दूं, मुझे रकम भी खूब मिल जाएगी। ये सोचकर सेठ ने आगे बढ़कर उस लड़के से पूछा, तू कौन है भाई। भाव से लड़के ने सेठ की ओर देखते हुए कहा, मैं कौन हूँ, घास बेचने वाला हूँ और परदेसी। कहाँ रहते हो। सराय में। सेठ चला गया। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़े साहूकार के यहाँ से कुछ लोग वर देखने आए। सेठ ने तुरंत एक आदमी को सराय भेजकर लड़के को बुलाया। सेठ का बुलावा सुनकर लड़के ने मुंह बनाकर कहा, सेठ का मुझे कुछ देना तो है नहीं जो मैं दौड़ा दौड़ा उनके पास जाऊं। जाओ, सेठ से कह देना कि मैं नहीं आता। आदमी लौट आया। सेठ ने सोचा, जब अवसर टेढ़ा आ जाए तब गधे को भी काका कहना पड़ता है। इस समय मुझे अपना काम निकालना है। ऐसे समय में खुद जाकर उसे बुला लाना चाहिए। ऐसा सोचकर सेठ बेचारे लाचार होकर खुद गए और बहुत समझा बुझाकर 25 रुपए पर उसे राजी करके साथ ले आए। घर आकर उसके बाल बनवाए, उबटन लगाकर नहलाया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। लड़का बहुत खुश था। लोगों ने वर को देखा, देखकर बहुत खुश हुए। मन ही मन कहने लगे कि ऐसा वर तो भाग्य से ही मिलता है। लड़की के भाग्य खुल गए। संबंध पक्का हो गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। धीरे धीरे बारात चलने का दिन पास आ गया। सेठ ने सोचा कि उस लड़के को साथ ले चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कैमर को देखकर मामला बिगड़ जाए। इसलिए रस्म रिवाज उसी लड़के के साथ कराने चाहिए। घर आ जाने पर बहू मेरे लड़के की ही होगी, फेरे हो जाने पर फिर कौन पूछता है। ये सोचकर सेठ ने घास बेचने वाले को साथ लिया। ठीक समय पर बारात पहुंची। सेठ के कंवर बेचारे एक तरफ बारातियों के साथ बैठे थे और विवाह की सारी रस्में उस लड़के के साथ हो रही थीं। जो भी देखता लड़के की तारीफ करता। विवाह होने पर सेठ जी बहू को विदा कराकर घर लौटे और उस लड़के को 100 रुपए देकर चलता किया।
उसने सोचा लूट का तो थोपा भी अच्छा होता है, जो मिला वही बहुत है। लड़का रुपए लेकर सराय में आ गया और मजे में रहने लगा। उधर रात को जब बहू ने देखा कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई है वो तो है नहीं, उसकी जगह एक काना और बदसूरत लड़का बैठा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ऐसी फटकार लगाई कि सेठ के कैमर को भागते ही बन पड़ा। अगले दिन सेठ ने लड़की को समझाया, धन का लालच दिया, लेकिन बहू ने साफ जवाब दे दिया। क्रोध से तेज आवाज में गुस्से से लाल होकर बहू बोली, आपने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? मेरी तो जिसके साथ फेरे हुए हैं मैं उसी के साथ रहूंगी, चाहे वो गरीब हो या अमीर, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। अगर आसमान के तारे भी धरती पर उतर आए तब भी ऐसी अनहोनी नहीं हो सकती जैसी आप चाहते हैं। मैं अपने पति को अच्छी तरह पहचानती हूँ, आप दया करके मुझे उन्हीं के पास पहुंचा दीजिए। वो राजा हैं तो मैं राज करूंगी, भिखारी हैं तो उनके साथ भीख मांगूंगी। आपकी धन दौलत में से मुझे एक पाई भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे ये बात राजा के कान तक पहुंची। राजा ने सेठ को बुलाया और पूछा, ये क्या माजरा है सेठ जी? घबराते हुए डर के साथ हाथ जोड़कर सेठ जी ने निवेदन किया, बहू अभी नादान है सरकार, कुछ समझती बूझती नहीं है, बहक गई है, नई आई है, सो हम सब उसके लिए पराए हैं। 10-5 दिन में सब ठीक हो जाएगा। राजा सारी सच्चाई सुन चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है सेठ जी, पर मैं तुम्हारी बहू की बात भी सुनना चाहता हूँ। बहू को बुलाया गया। राजा ने पूछा, बेटी सच सच बताओ क्या बात है, तुम सेठ के लड़के को क्यों नहीं चाहती? बहू की आंखों में आंसू भर आए। बोली, मेरे साथ धोखा किया गया है महाराज, मैं बड़े संकट में हूँ, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मेरा विवाह इन सेठ जी के क्यामर के साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरे फेरे हुए हैं उसे मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। आप मेरे पिता जैसे हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा ने कहा, सेठ जी सुना, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो तुरंत बताइए कि वो लड़का कौन है जिसे आप शादी के लिए ले गए थे। सेठ दुख और शर्म से जमीन में गड़ रहे थे। उनका सारा मान सम्मान धूल में मिल चुका था। अंत में उन्होंने लड़के का पता बता दिया। राजा ने तुरंत लड़के को बुलाने के लिए सिपाही भेजे। लड़का बहुत बिगड़ा, बोला, राजा होंगे अपने घर के, मुझे उनसे क्या लेना देना, मेरे पास तो 100 रुपए हैं, सो चैन से हूँ, जाओ, मैं नहीं आता। सिपाहियों ने लौटकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। तब राजा ने उसे लेने के लिए हाथी भेजा। थोड़ी समझदारी के साथ कैमर साहब ने सोचा कि हाथी आया है, अब चलना चाहिए, ज्यादा जिद करना भी ठीक नहीं। सो उठकर उसने कपड़े पहने और हाथी पर आ बैठा। आगे आगे हाथी चल रहा था, पीछे पीछे सिपाही। कंवर साहब राजा के पास आए और प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। बहू ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। राजा से कहा, यही हैं जिनके साथ मेरी शादी हुई है, और उनके पास आकर खड़ी हो गई। सब लोग भौचक के होकर उनकी ओर देखने लगे। राजा ने लड़के से पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ हुई थी? भाव से लड़के ने कहा, जी हाँ हुई थी, लेकिन मुझे तो ये सेठ 100 रुपए देकर ले गए थे और रुपए भी मुझे मिल गए, अब मैं क्या कहूँ। राजा देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, सेठ जी तुमने बहुत बुरा किया, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने स्वार्थ के लिए तुमने जिसे अपना लड़का बनाया था उसे अपनी आधी जायदाद दे दो, और बहुत सारे गहनों और दहेज के सामान के साथ उसी के पास जाएगी। सेठ जी ने स्वीकार कर लिया। लड़का बहू के साथ आनंद से फूलबाग वाले महल में रहने लगा। जब दिन बदलते हैं तब मिट्टी छूने से भी सोना हो जाती है। उसके पास अब लाखों की संपत्ति थी। अपने रहने के लिए उसने एक शानदार महल बनवाना शुरू किया। बहुत से मजदूर काम करने लगे। इधर छोटे भाई साहब तो बहुत अमीर हो गए थे, उधर उनके बड़े भाइयों के व्यापार में ऐसा घाटा आया कि वे बेचारे पेट भर खाने के लिए भी मोहताज हो गए। सब दिन एक जैसे नहीं रहते। अंत में उन्होंने परदेश में जाकर नौकरी करने का विचार किया। थोड़ा बहुत सामान जो बचा था साथ लेकर वे लोग चल दिए। बहुएं भी साथ थीं। चलते चलते उसी नगर में आए जहां छोटा भाई राज कर रहा था। नए महलों पर काम चालू था। तीनों भाइयों ने सोचा कि शायद उन्हें भी कुछ काम मिल जाए। ये सोचकर वे लोग मैनेजर से मिले और उन्हें काम करने की इजाजत मिल गई। शाम को छोटा भाई जब महल देखने आया तो उसने अचानक अपने भाइयों को पहचान लिया। मजदूरों के वेश में उन्हें देखकर उसे बहुत दुख हुआ, पर उसने अपने मन के भाव प्रकट नहीं किए। मैनेजर को बुलाकर कहा, देखो वे जो 3 मजदूर काम कर रहे हैं परदेसी लगते हैं, उनके रहने का यही प्रबंध कर दो और खाना महल से आया करेगा। मैनेजर ने व्यवस्था कर दी। तीनों भाई और उनकी बहुएं सब बहुत खुश थे। आपस में वे कहने लगे कि सेठ बड़ा धर्मात्मा है, हमारी गरीबी पर उसे तरस आ गया है, तभी इतना किया है। कैसा बढ़िया भोजन मिलता है। इन लोगों को सपने में भी ख्याल नहीं था कि ये सब करने वाला और कोई नहीं, उनका वही छोटा भाई है जो एक दिन भाग्य को बलवान कहकर हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता था। जब वो घर से गया था तब जब कभी उसकी याद आती थी तो सोच लिया करते थे कि उससे कुछ होने हवाने वाला तो है नहीं, किसी अनाथ आश्रम में अपने दिन काटता होगा। धीरे धीरे 2-3 दिन बीत गए। एक दिन शाम को छोटे भाई ने उन्हें अपने महल में बुलाया। अपनी बहू को उसने सारा हाल पहले ही सुना दिया था। सब लोग महल में आए। महल के द्वार पर अपने छोटे भाई को खड़ा देखकर उनके हर्ष और आश्चर्य का ठिकाना न रहा।